हेलो 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 हाय। वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। कैसे हो आप सब? बेटा उम्मीद करते हैं आप अच्छे होगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पेपर में आपके 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। इसके पहले इस चैनल पे और भी चैप्टर की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर को हम पूरा सॉल्व करेंगे आज। वैसे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आज मैं करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे-जैसे आप वीडियो को पूरा देखोगे, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आते जाएँगे और एज़ इट इज़ आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है, कुछ चीज़ें आपको मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करूँगा। बेटा अब आपके पेपर में बच गए हैं कुल मिला के 5 दिन। और 5 दिन को आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो ठीक है, उसको रिवाइज़ करते रहो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो बेटा यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर की आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। 2 या ढाई घंटे की वीडियो जो होगी हर चैप्टर की, उसको एक बार 2x पे लगा के या जैसे भी आपको देखना है आप उसको एक बार कंप्लीट कर लो। कॉपी पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। उससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये आप मान के चलो। अगर आप इतना कर लेते हो तो मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 80 टू 85% क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व कर लोगे आसानी से। कोई दिक्कत नहीं आने वाला, इस बात को आप ध्यान में रख के चलना। तो करना क्या है आपको? अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि अब क्लास में स्टार्ट करूंगा तो बार-बार बोलना अच्छा नहीं लगता, तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दो पहले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किया नहीं हो तो। अगर नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइक पहले ही कर दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो ना 100% यहीं से आएँगे, ये बिल्कुल मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, 100% यहीं से आने वाले हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। समझ में आने का इन द सेंस ये है कि आप उस क्वेश्चन को कर सको, इस तरीके से पढ़ लो कि अगर पेपर में वो क्वेश्चन दिख जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सोचना ना पड़े कैसे होगा। आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है? ये बात आप मान के चलो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले देखेंगे कि हमने कौन-कौन से चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर रखा है। सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वीडियो डल चुकी है। मैंने क्लास लिया था, उसमें करवा दिया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्री को टोटल पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप 15 क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से कर लेना। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में दिख सकते हैं, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। स्टैटिक्स पे बेटा थोड़ा ध्यान से करना, इसमें क्योंकि आसान चैप्टर है, मार्क्स इसमें से आ सकते हैं आपके, थोड़ा-सा अगर ध्यान दोगे तो मार्क्स बिल्कुल आ जाएँगे, स्टैटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में पॉलिनोमियल कर लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिगो और ये सर्कल। सर्कल तो अभी हाल-फिलहाल में डली है वीडियो। अभी परसों ही क्लास लिया था, 1 क्लास परसों लिया था और 1 क्लास आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले लिया था। तो 2 क्लास में मैंने सर्कल करवाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। दोनों वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चैप्टर अगर इसके पहले आपने समझ नहीं रखा है तो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, कुछ चैप्टर बच रहे हैं। आज की क्लास में आपको पता ही है हम कौन-सा चैप्टर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को बड़े बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत ना आए, कोई कोशिश करूँगा कि ताकि आप आसान से मेथड से उसको समझ पाओ। उसको समझने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन-कौन सी बातें हैं सर, जिसको आपको ध्यान में रखना है? तो ये कुछ बातें हैं क्या, कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर होते कौन है? तो भैया जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है? जीरो। जब हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे q जो हो वो इज इक्वल टू जीरो ना हो, जहां q जीरो के बराबर ना हो। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें जो आपको और ध्यान रखनी है, कि इफ अ नंबर p एक नंबर है जो प्राइम नंबर है, और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6, 6 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 36। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 36 को ना एक प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर है? 3, जो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, 3 एक प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ना, उसे भी 3 डिवाइड करेगा।
अगर 36 को 3 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा। मतलब अगर स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो ये ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर को एक पी नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है बेटा कि ए को भी डिवाइड करेगा पी। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन ये क्यों बता रहा हूँ? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम आपको समझ में आएगा, वहां पे आपको ये सब चीजें पता चलेगी। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक मान लो रेशनल नंबर ले लो कोई भी, 1 से लेके 10 तक कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो। चलो मान ले मैंने एक 5 इरेशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनकी वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है? अब रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा। जैसे रूट के अंदर मैंने एक नंबर ले लिया 3। अब रूट 3 क्या है? तो रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आता है। तो ये इरेशनल कहलाता है। इतना समझ में आया आपको? तो भैया अगर रेशनल और इरेशनल के बीच का अगर डिफरेंस लोगे ना तो 5 माइनस रूट 3 आएगा और 5 माइनस रूट 3 जो आएगा वो भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस, रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं। द प्रोडक्ट एंड द कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। मतलब कोई एक नॉन जीरो रेशनल है, मतलब रेशनल नंबर तो है लेकिन वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा और भी कोई है, और एक इरेशनल नंबर है। अगर उसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है? अब ये जो रूट पी है, लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूट पी इज इरेशनल व्हेन पी इज प्राइम। अभी क्या बोला था कि रूट के अंदर कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल है, उसकी वैल्यू निकल के नहीं आती है, वो इरेशनल है। इतना समझ में आया आपको? जल्दी बताओ सबको, इतना समझ में आया? अगर स्लाइड का आपको अगर लेना है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बेटा, थोड़ा सा बातें आपको बता देता हूँ जो आपको इस चैप्टर में समझना है। इस चैप्टर में आप गिने चुने किस चीज के बारे में बात करने वाले हो? एक आप बात करोगे एचसीएफ के बारे में और एक आप बात करोगे एलसीएम के बारे में, ठीक है? एक एचसीएफ के बारे में और एक एलसीएम के बारे में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा इसका मतलब? एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लो, एक नंबर 16 है और एक नंबर आप ले लो 48। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों को फैक्टराइज करो और कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 2 भी है क्योंकि 2 के टेबल में ही दोनों आता है, 4 के भी टेबल में दोनों आता है। तो क्या 2 और 4 इसका एचसीएफ होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो सबसे बड़ा नंबर कैसे निकलेगा? तो भाई उसको निकालने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका? 2 है, 2 से इसको डिवाइड करो। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है सर? अब 48 का ज़रा दिखाओ। 48 का अगर हम देखेंगे तो 48 को डिवाइड करो, तो 48 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है? समझ में आया? तो अब हमें क्या देखना है? हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? देखना ध्यान से, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब दोनों में। 2 इसमें भी आ रहा है, 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 2 इसमें भी आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 3 नहीं आ रहा तो इसको हटा दो। तो जो आ रहे हैं वो इसका कॉमन कॉमन फैक्टर है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 16 इसका क्या है? 16 इसका कॉमन फैक्टर है। 16 इसका क्या है? कॉमन फैक्टर है। इतना समझ में आया? तो एचसीएफ हो गया 16। ठीक है सर? तो अब लिस्ट कॉमन इससे समझ में आ गया ना? हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों के बीच में, उसको एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम का सिस्टम क्या है? एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो
कोई एक ऐसा नंबर जो ढूँढो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 16 और 48 का अगर मान लो मुझे एलसीएम निकालना है, तो आपको कोई एक ऐसा नंबर ढूँढना होगा जो 16 के भी टेबल में आता हो, जिसको 16 भी डिवाइड कर सके और जिसको ये 48 भी डिवाइड कर सके। ऐसा नंबर कहाँ मिलेगा? तो ऐसे नंबर ढूँढने के लिए हम क्या करते हैं उसको हम करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं उसको? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में आ जाए। ठीक है? ये जब ये दोनों में आ जाए, जैसे अगर मान लो 16 और 48 का हमें निकालना हो, तो 16 और 48 को लिखो यहाँ पे। 16 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 2 2, तो इनको लिख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लिख दो। अब जो नंबर बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। नंबर कौन सा बच गया भाई? 3 बच गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 16 3 जा कितना हो जाएगा? 16 3 जा कितना हो जाएगा? 16 3 जा हो जाएगा 48। तो आपका 48 जो नंबर होगा ना, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 48, जो दोनों के टेबल में आ रहा है। जो दोनों के टेबल में आ रहा है, मतलब वो 16 के भी टेबल में आ रहा है और वो 48 के भी टेबल में आ रहा है, मतलब उसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं। तो ये आपका एलसीएम होता है। यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी है, वो एक चीज याद रखना है कि बेटा ये जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है, वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ये जो दोनों नंबर है ना, इसका एचसीएफ निकाल लो और इसका एलसीएम निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब उन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई। जैसे 16 और 48 का क्या आया है? 16 और 48 का एचसीएफ आया है 16 और एलसीएम आया है 48। ठीक है? अब नंबर क्या था हमारा? नंबर था 16 इंटू 48। देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है? जल्दी बताओ, इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसका एलसीएम निकालना है हमें। किसका किसका एलसीएम निकालना है? 850 और 500 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने कि एलसीएम निकालने के लिए, जैसे 850 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और फिर इधर 500 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढोगे ना, सबसे लॉन्गेस्ट फैक्टर कौन है। अब इनको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। पहले 5 से ही कर लो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 170 आएगा। 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 170 आएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा कितना आएगा? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा। इसको करो जरा 5 से, इसको 5 से करोगे तो 100 आएगा। फिर 5 से करोगे तो 20 आएगा। प्राइम नंबर से करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर 5 से करो, 200 लिख दिया क्या मैंने? 20 आएगा 20। इसको 2 को 0 को इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। ये 0 को हमने इरेज कर दिया, तो ये कितना आ गया? ये हमारा आ गया 20। फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर 2 से करा तो 2 आ गया। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है जी। 2 5 कॉमन है, मतलब 10 तो होगा ही लास्ट में। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, मतलब 3 चीजें कॉमन है। 5 इंटू 5 इंटू 2। तो अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ये आंसर होता। बट आपसे गौर फरमाओ, आपसे क्या पूछा गया? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन है उसको लिख देते हैं, और बाकी जो नंबर बच जाते हैं उनको भी लिख देते हैं। बाकी कौन कौन से नंबर बच गए? बाकी एक नंबर यहाँ पे 17 बच गया, एक नंबर यहाँ पे 5 बच गया जो दोनों में कॉमन नहीं था, और एक नंबर 2 बच गया। उनको भी यहाँ पे लिख दो। कौन कौन से? 17 इंटू 5 इंटू 2। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार 17 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, नहीं 3 बार 5 आ रहा है। देखो एक बार 17, 3 बार 5, लेकिन 2 एक बार आ रहा है। यहाँ 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 एक बार आ रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर 2 2 बार आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। यहाँ पे हमारा 5 2 बार आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। मानते हो आप ये बात? ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आंसर क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा कितना होता है? 25। 25 2 जा कितना होता है? 100।
25 टू जा सॉरी 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, 55 जा कितना होता है 250, 250 दूना कितना होता है 500। तो 17 इंटू कितना आ गया 500, और 17 इंटू 500 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बड़े आसान तरीके से भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, आप ऐसे सीखो, अभी स्टार्टिंग है, आप ऐसे सीखो कि किस तरीके से हम इसके एलसीएम वगैरह को निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना और सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट अगर करना हो तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर लो इनको। देखो, ये देखो, जीरो से जीरो कट गया, मतलब 10 तो होगा ही होगा, 10 इसका मल्टीपल होगा ही होगा। बाकी दो नंबर है 85 और 50, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। 39 और 191 का एचसीएफ दे रखा है 31, एचसीएफ दे रखा है। मैं लिख के करता हूँ, मैं डायरेक्ट भी आपको समझा दूंगा क्या पेपर में कैसे करोगे कम समय में। एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, 13 दे रखा है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि एचसीएफ इंटू जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मानते हो आप ये बात? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ आपका है 13, एलसीएम पता नहीं है सर, तो एलसीएम का एलसीएम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से नंबर है, एक 39 है और एक 91 है। 13 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो बेटा 13 से 1 जा 91 होगा। तो एलसीएम जो आएगा ना वो आएगा 39 इंटू 7। कितना आएगा, 39 इंटू 7, मतलब लास्ट में 3 आएगा। 9 से 1 जा कितना होता है, 9 से 1 जा 63 होता है, लास्ट में 3 आएगा। इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, और यही आंसर होगा। तो 273 इसका आंसर होगा। क्या हमने एलसीएम निकाला ना, हाँ, तो 273 आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। जैसे एचसीएफ है ना, आपको पता है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है और इससे डिवाइड करना होता है, डायरेक्ट कट कर दो यहीं पे। 13 से 1 जा 91, 9 से 1 जा देखो, 9 से 1 जा कितना होता है लास्ट में 63, 63 किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में, सीधे एक लाइन में आंसर। आप समझे इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं आंसर? नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ मैं। देखो 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 देखो, चिंता ना करो, सब कुछ समझाऊंगा एक एक चीज। देखो भाई, आपने क्या अभी समझा है, आपको यही बताया गया ना कि इनके बीच में कुछ नहीं होता, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, और इसके साथ एलसीएम रहता है मल्टीप्लाई में। आप माइंड में कर लो, 13 से कट करोगे, 13 से 1 जा 91 आएगा। अब 9 से 1 जा कितना होता है, देखो 39 में जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 9 से 1 जा लास्ट में तो 63 आएगा ना, लास्ट में तो डिजिट यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, यूनिट डिजिट कितने 3 है, बी का, तो बी आंसर है। समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, सबको समझ में आया? कोई आप में से ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसमें से आपको समझ नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, वॉइस वॉइस क्लियर जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 का पावर n, बेटा ये n है, 12 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। अच्छा, बोल रहा है n नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब 12 का पावर देखो ना, 12 का पावर n की जगह पे 1 रख दो, एक बार नेचुरल नंबर ही तो है। 12 का पावर 2 रख दो और 12 का पावर 3 रख दो। 4 क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि या 4 भी रख सकते हो, 12 का पावर 4 रख दो, 12 का पावर 5 रख दो। भाई देखो, 2 को अगर एक बार गुना करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऑप्शन इसका सही नहीं बोल रहा हूँ, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा, 2 का स्क्वायर करोगे, अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, कितना आएगा लास्ट में 4, 4 लास्ट में आ सकता है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, आ सकता है। लेकिन क्या कभी बेटा 2 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, 12 पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट पूछ रहा है, मैं यूनिट डिजिट का अप्लाई करूंगा। अगर सारे डिजिट पूछते तो पूरा देखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो बेटा हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, उसके अलावा और किसी डिजिट पे नहीं होना चाहिए। तो बेटा 2 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, जितनी बार मन करे, क्या कभी इसके लास्ट में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। 2 के लास्ट में कभी 0 नहीं आ सकता, तो बेटा इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन किससे एंड नहीं हो सकता। तो बाकी 3 ऐसे आंसर थे जिनसे एंड हो रहा था, एक लौता एक आंसर ऐसा मिला जिससे एंड नहीं हो रहा था, वो आपका क्या है, 0।
जीरो से आपका नंबर जो है वो 12 का पावर n आपका एंड नहीं होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 5 देन इट्स एलसीएम एंड देयर एलसीएम इज 500 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटा सिंपल सी बात बोल रहा है कि ए इंटू बी जो है वो आपको सॉल्व करना है, ए इंटू बी मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो भाई ए इंटू बी जो है, एचसीएफ कितना दे रखा है 5, एलसीएम कितना दे रखा है 200, तो ए इंटू बी कितना होगा, ए इंटू बी मतलब ए बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आ जाएगा 1000। हो गया आंसर, समझ में आ गया। देखो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ टू नंबर आर इन रेशियो, ये कब पूछा गया था क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया था भाई। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखो, टू नंबर आर इन रेशियो 2:3, दो नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है, दो नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है एंड देयर एलसीएम इज 180 और उसका एलसीएम कितना है 180 है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है। तो बेटा जब भी रेशियो में नंबर आए ना तो इसको x मान लो, तो ये नंबर हो जाएगा 2x और ये नंबर हो जाएगा 3x। आप बाकायदा लिख के करना कि लेट द रेशियो इज इक्वल टू x, हेंस नंबर इज इक्वल टू 2x एंड 3x। और एलसीएम कितना दिया हुआ है भाई, एलसीएम दिया हुआ है 180। आप क्वेश्चन अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ पढ़ा था आपने या नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अब जब आपने ये चीज पढ़ रखा है तो आप मुझे बताओ 3 जा अगर इस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x²। मानते हो आप ये बात, 6x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी। 6x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 6x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 इंटू एच सी एफ। मानते हो आप ये बात, 180 इंटू एच सी एफ आएगा। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझो, अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 इंटू एच सी एफ अपॉन में 6, 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 30 इंटू एच सी एफ। लेकिन हमें जो नंबर दे रखा है हमें तो सॉल्यूशन इसके करने हैं ना, तो इसके सॉल्यूशन सॉल्व कैसे होंगे, आप बता सकते हो इसके आंसर कैसे सॉल्व होंगे, जल्दी बताओ कैसे होगा। एक्स की वैल्यू हम निकाले तो कैसे निकाले, आखिर एक्स की वैल्यू हमें तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाले, ऐसा क्या कर दे कि एक्स की वैल्यू निकल के आ जाए, जल्दी बताओ। एक्स की वैल्यू निकल के आ जाए ऐसा क्या कर दे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू एस सी एफ आ रहा है, एस सी एफ की जगह पे ऐसा क्या पुट कर दे जो हमारा आंसर निकल के आ जाए, बताओ। बता सकते हो, बताओ बताओ बताओ, बता सकते हो, इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है भाई, बता सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। हम्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 30 इंटू एस सी एफ आ गया। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या कर दे कि हमारी वैल्यू निकल के आ जाए, यही हमें देखना है ना कि ऐसा हम क्या कर दे जो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाए। अब आप देखो खुद से देखो ना जरा कि एच सी एफ के साथ किसको मल्टीप्लाई करा गया है, आप खुद देखो कि एच सी एफ के साथ किसको मल्टीप्लाई करा गया है 30 को, तो आंसर इसका 30 होगा। अच्छा ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ क्यों होगा, ये 30 हो गया आंसर, ठीक है, आंसर इसका कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन आपको एक तरीका और सिखाता हूँ, आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लो आप लेट कर लो कि पहला नंबर जो है वो 2x है और दूसरा नंबर जो है वो 3x है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, x दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन निकाल लोगे, बाकी 2 और 3 बचेगा। यही तो करते हो ना आप एलसीएम में। भाई दो नंबर जो होता है पहले उसमें कॉमन निकाल लेते हो और जो बचता है उसको लिख देते हो। यहाँ पे आपने कॉमन निकाल लिया तो x आया, बाकी जो बचा उसको लिख दिया, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 6x। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से बेटा 6x। अब 6x का वैल्यू आप जरा क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ऑलरेडी एलसीएम 180 दे रखा है और आपका एलसीएम 6x आया है और क्वेश्चन में एलसीएम 180 दे रखा है। तो अगर आप 6 से इसको कट करोगे बेटा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
अब क्या यही आंसर लिख दूँ? नहीं, मुझे पता था बट आपको सॉल्व करके पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे दिखाओगे? आप x की वैल्यू जब 30 पुट करोगे तो आपका एक नंबर हो जाएगा 32 या 60 और एक नंबर हो जाएगा 33 या 90। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? भाई ये x की जो वैल्यू निकल के आई है, इसकी वैल्यू को अगर पुट कर देंगे हम अपने नंबर में, तो एक नंबर 60 आएगा, एक नंबर 90 आएगा और 60 और 90 कौन-सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? 60 को भी डिवाइड कर सकता है और 30 को 90 को भी डिवाइड कर सकता है। तो वो नंबर 30 है। इसीलिए एचसीएफ कितना होगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा 30। आप दोनों तरीके से इस आंसर को निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आया? फिर से समझा दूँ? समझा दूँ फिर से? भाई देखो, 2 नंबर थे, ये वाला समझ लो, उधर वाला रहने दो, वो आपके दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। 2 नंबर थे, रेशियो में थे, मैंने बहुत बार बता रखा है, एक्स मान लो, मान लिया। एक 2x हो गया, एक 3x हो गया। तो हमारे हिसाब से एलसीएम क्या आएगा? तो पहले इन दोनों में जो कॉमन है, x है, उसको लिख दिया, बाकी जो नंबर बच गया उसको लिख दिया, तो 6x आ गया। क्या आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है कि एलसीएम 180 है और आपके अकॉर्डिंग एलसीएम आया है 6x। तो अगर आप इन दोनों को इज इक्वल टू प्रूफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया 6x का जो वैल्यू है वो 180 है। तो 6x का वैल्यू अगर 180 है तो x का वैल्यू 30 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सब सारी बातें समझ में आ रही है? भैया x का वैल्यू जब 30 आ गया तो अगर हम नंबर में पुट करेंगे तो 32 या 60 हो जाएगा और एक हो जाएगा 33 या 90। 60 और 90 का एचसीएफ होता कितना है? कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 और 90 दोनों को डिवाइड कर देता है? तो वो 30 है। तो आंसर इसका कितना आ गया? 30। बताओ सब कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, बड़े आराम-आराम से आज क्वेश्चन को कर रहे हैं, बड़े आराम से आपको समझाऊँगा, चिंता ना करो। आप बस सॉल्व करते चलो मेरे साथ, ठीक है? अभी तक तो आपने कर ही लिया होगा। हाँ, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर हैं, दोनों टैंकर कितने-कितने कंटेन करते हैं? एक 850 लीटर कंटेन करता है और एक 680 लीटर कंटेन करता है। क्या? पेट्रोल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर? अरे नहीं यार, कंडक्टर नहीं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ क्या? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है कि पेट्रोल कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक टैंकर है, देखो 2 टैंकर है, एक ये टैंकर रहा और एक ये टैंकर रहा। एक में 850 लीटर पेट्रोल है और एक में 680 लीटर पेट्रोल है, ठीक है? आपको इस टैंकर की, एक ऐसे टैंकर की मैक्सिमम क्वांटिटी बतानी है, एक ऐसा टैंकर आपको लेना है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जो दोनों को डिवाइड कर सके। कोई एक ऐसा टैंकर लेके आना है, उसमें इतना लीटर पेट्रोल आपको डालना है, जो इन दोनों को अच्छी तरीके से क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके। देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ, उसको आप नोट कर लो और याद कर लो। देखो, जब भी पूछा जाए मैक्सिमम कैपेसिटी की जब भी बात हो, किसकी बात हो? मैक्सिमम कैपेसिटी की जब भी बात हो, जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात होती है, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी में क्या निकालते हैं ब्रो? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं ब्रो? एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है? मैक्सिमम कैपेसिटी की जब भी बात होती है, तो सर आँख बंद करके हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल दो ना 850 और 680 का, आप निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ? छोड़ो, मैं भी निकाल देता हूँ। देखो, 850 का एचसीएफ निकाल लो इधर और इधर निकालो। अच्छा लिखोगे कैसे? लिखोगे आप, लिखो, लिखो, लिखो। लिखो पहले लिखो। लिखो सबसे ऊपर लिखो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मैक्स अरे कंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ यार, साइंस का पेपर खत्म हो गया। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of time is equal to HCF of 850 and HCF of 680। इसको डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करोगे 340 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 170 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 65 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। गलती कर दी ना? हाँ, 85 आएगा ना? 5 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे बेटा 425 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 85 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 17 आएगा। एससीए पूछ रहा है, दोनों में कॉमन देख लो, बट मैं यहाँ पे ऐसे कॉमन निकाल रहा हूँ, आप ऐसे थोड़ी निकालोगे। आप ऐसे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 850 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17।
फिर इधर लिखोगे 680 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 5। दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। एक और तो कॉमन था ना 17, नीचे 17 नहीं लिखा ना मैंने, 17, एक 17 कॉमन है। तो एक तो कॉमन आपका 2 हो गया, एक कॉमन 5 हो गया ब्रो, और एक हो गया 17। 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 117 लीटर पेट्रोल। तो जो नया टैंकर आएगा वो आपका कितने लीटर पेट्रोल को कैरी करेगा? जो नया टैंकर आएगा वो करेगा 817 लीटर पेट्रोल को। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है बेटा, 23 नंबर क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इरेशनल प्रूफ करने का तो आपसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, एक इरेशनल प्रूफ करने का आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जो जो बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बातें आप भी लिख लेना। आप सबसे पहले एज्यूम कर लेना, तो आप लिखना लेटस लेटस एज्यूम दैट लेटस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रूट टू इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इरेशनल है। आप क्या लेट कर लोगे? रेशनल नंबर। हम ही क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। हम जो बातें पहले एज्यूम करेंगे, हम अपनी बातों को ही गलत प्रूफ करेंगे कि हम जो बात बोल रहे हैं वो गलत है। तो इससे पता चल जाएगा ना कि हम जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा था वो सही था। मैं बोल रहा हूँ कि ये रेशनल नंबर है, मैं बोल रहा हूँ ये रूट टू रेशनल नंबर है, लेकिन मैंने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, मैं गलत बोल रहा था, रूट टू रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रूट टू रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? रूट टू इरेशनल नंबर होगा। तो आप वहां पे लिखना रिलेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो भैया जब रेशनल नंबर है तो इसको ए अपॉन में बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू जो होगा वो ए अपॉन में बी के बराबर होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना वेयर ए एंड बी आर ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम मतलब इन दोनों का कोई वन के अलावा फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर दैट नंबर को बोलते हैं, को प्राइम नंबर इज अ दैट नंबर विच डज नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन वन। को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ ओनली वन फैक्टर होता है जो वन होता है। अब यहां से अगर आप करना क्या होता है, यहाँ पे आपको रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो बेटा रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2b²। अब यहां से अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2। जब ये ए स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि यहां पे लिखना ए स्क्वायर इज डिविजिबल। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर प्राइम नंबर है वो उसके नंबर को भी डिवाइड कर देगा। नहीं समझ में आया ना? उसके उसके भाई देखो, जैसे मान लो 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है। अगर 16 अगर 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 4 भी किसके टेबल से डिवाइड होगा? 2 के टेबल से डिवाइड होगा। दैट्स इट। ये बड़ी सिंपल सी बात थी। आपको उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब अगर ध्यान से आगे अगर सॉल्व करोगे और देखोगे तो ये आपका निकल के आ गया कि ए जो है वो डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ पे करना क्या होता है? यहाँ पे हमें अपने मन से एक नंबर एज्यूम करना होता है, एक नंबर हमें लेट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक नंबर लेट कर लेते हैं। क्या हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेट ए इज इक्वल टू 2c। अच्छा, अगर रूट 7 होगा तो 7 सिलेक्ट करोगे, रूट 3 होगा तो 3 सिलेक्ट करोगे, रूट 5 होगा तो 5 सिलेक्ट करोगे। क्योंकि रूट 2 था तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 2c। अब जब लेट ए इज इक्वल टू 2c हमने लेट कर लिया, यहाँ पे लिख देना फॉर
फॉर सम इंटीजर सी, किसी इंटीजर सी के लिए हमने लेट कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस सी को, अगर आप a इज इक्वल टू सी को क्या लिखोगे, यहां पे लिखना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन इन अबव इक्वेशन, मतलब a की जो वैल्यू आई है उसको ऊपर वाले इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 2c है ना, 2c का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2। कितना हो जाएगा ये, 4c स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलेगा बेटा, क्या पता चलेगा, ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहां पे लिखोगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बी भी 2 से डिवाइड होगा, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे लेट किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, इसका मतलब वन के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये देखने को मिल गया ना भैया कि बी का भी जो फैक्टर है वो ए है और ए का भी फैक्टर ए है, मतलब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल गया कि टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, लिख दोगे टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। टू जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। अगर टू ए और बी का कॉमन फैक्टर है तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत है, क्योंकि मैंने बोला था वो को प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि वो दूसरे किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये दोनों तो टू के टेबल में आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो गलत है, हम सॉरी हमारा जो मानना है वो गलत है। तो लास्ट की लाइन यहाँ साइड में लिख रहा हूं, इसको जरूर ध्यान से लिख लेना। बट बट दिस कॉन्ट्राडिक्स दिस कॉन्ट्राडिक्स दिस कॉन्ट्राडिक्स द fact that this contradict the fact that A and B are co-prime, A and B are co-prime। आपको नहीं लगता कि जो हमने बातें मानी थी वो गलत है, क्योंकि हमने बोला था ये को-प्राइम है, ये तो को-प्राइम हो ही नहीं सकता। तो आप लिखोगे सीधा लास्ट में लाइन लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया है, मतलब हमारी बातें इसीलिए गलत हो रही है। कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेन इज अराइजेन बिकॉज ऑफ आवर because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। क्या assumption था, that रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। बेटा पूरे लाइन लिख के आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। रूट टू इज इरेशनल, फिर लिखना हेंस, हेंस रूट टू इज रेशनल। भाई एक बात बताओ, आपने बोला था कि वो रेशनल नंबर है, भाई आपने बोला था कि वो रेशनल नंबर है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया। ये इरेशनल भाई यहाँ पे आएगा, ये इरेशनल है, ठीक है, और ऊपर जो है वो रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो यहाँ से ये बातें तो क्लियर हो गई, हमें ये बातें तो पता चल गई कि भैया हमने माना था कि वो रेशनल नंबर है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने बोला था कि ए और बी को प्राइम है। बट यहाँ से ये हमें पता चलता है कि वो को प्राइम तो है ही नहीं, और को प्राइम जब नहीं है तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। ये स्टेप ध्यान से रखना, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ए को दिखा देना क्यों डिवाइड हो रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, चाहे √7 दे दे, √5 दे दे, √3 दे दे, √17 आ जाए, √13 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रोसेस सेम रहेगा। ए की जगह पे मैंने यहाँ पे 2c लेट किया है, आप ए की जगह पे 7 आएगा तो 7c लेट करोगे, रूट अंडर अगर 13 आ गया तो 13c लेट करोगे, रूट अंडर 17 प्रूफ करने के लिए आ गया तो 17c लेट करोगे। बस समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर में आपके पूछे जाएंगे, पेपर में तो आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, किसी ना किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ गया, क्योंकि सीबीएसई को तो भाई प्यार है इस क्वेश्चन से, बहुत प्यार करता है वो, इससे, इस क्वेश्चन से। पर चलाते हैं, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखे हैं, सो दैट
5 प्लस 3 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। कुछ नहीं करना होता बेटा, इसको ना लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे? लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। बस 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 बस। जब भी इरेशनल का केस आए आप लेट कर लो कि वो क्या है? रेशनल है। वो बोल रहा है इरेशनल है, आप जिद पे अड़े रहो कि नहीं रेशनल है। वो बोले इरेशनल है, आप बोलो नहीं रेशनल है। वो बोले इरेशनल है, आप बोलो रेशनल है। आप अपनी जिद पे रखे रहो। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए अपॉन में बी, क्योंकि रेशनल को आप ए अपॉन में बी के फॉर्म में लिख सकते हो या पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। पी अपॉन क्यू लिख लो, ए अपॉन में बी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं है, रूट को बस एक साइड रहने देना। यहाँ पे नोट बना के लिख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट को एक साइड रख लो। रूट को एक साइड रख लो, बाकियों को दूसरी साइड भेज दो। बाकियों, हिंदी पे मत जाना भाई, बाकियों को दूसरी साइड भेज दो। बाकियों को दूसरी साइड भेज दो, ठीक है, इंग्लिश हो गया ये। बाकियों को दूसरी साइड भेज दो मतलब भैया रूट किसके साथ है? 2 के साथ, तो उसको एक साइड रखना है, तो पहले एक एक करके भेजेंगे। तो ए अपॉन में बी माइनस 5 आ गया। फिर मेरे को अगर भेजना हो, क्योंकि देखो आपको तो रूट 2 को ही सिर्फ रखना है ना, तो इसका मतलब 3 को भी आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब आप 3 को दूसरी तरफ भेजोगे ना, तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 5 बी अपॉन में 5 आएगा। और 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आएगा, तो रूट 2 होगा वो इक्वल हो जाएगा ए माइनस 5 बी अपॉन में 3 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15। कितना हो जाएगा? 15। कुछ गलती हो गई क्या हमसे? कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या गलती हो गई? गलती हो गई ना? गलती हो गई ना? ये 5 थोड़ी है ये 5 थोड़ी है, ये 5 थोड़ी है, ये फिर क्या है ये बी है ना, नीचे बी है, तो ये 3 बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, आप क्या जानते हो कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। पी अपॉन में क्यू या ए अपॉन में बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर। आप मुझे बताओ आप जानते हो, लिखोगे वी नो दैट। क्या जानते हो आप जानते हो वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 इज अ irrational number, but a minus 5b upon में 3b is a rational number, is a rational number। आप मुझे बताओ एक irrational और एक rational क्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बराबर। हो सकते बराबर? नहीं हो सकते बराबर। तो आप लिखोगे irrational number not is equal to rational number, नॉट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो लिखोगे लास्ट में दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये लाइन याद कर लो ना, ये लाइन याद कर लो क्या? दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन भाई? क्या रॉन्ग एजम्पशन किया था आपने? रॉन्ग एजम्पशन आपने क्या एजम्पशन किया था? आपने ये एजम्पशन किया था कि 3 की 5 प्लस 3 रूट 2 जो है ये वो रेशनल नंबर है। 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। आपने यही तो एज्यूम किया था ना कि 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन गलत है कि 5 प्लस 3 रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। क्या है भाई? इरेशनल नंबर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगी 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ इज अ ई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया आपको? क्लियर है सब कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ, प्रैक्टिस कर लो, है ना। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको लिख देता हूँ, लिख लो। 5 प्लस 4 रूट अंडर 5। दूसरा 3 प्लस 7 रूट अंडर 13। तीसरा 7 रूट अंडर 2 माइनस 18। ये तीनों को आपको इरेशनल प्रूफ करना है और मुझे सेंड करना है। ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन नोट कर लो, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, आपको सेंड करना है। ये बात ध्यान में रखना जो मैंने साइड में लिखी है कि रूट को एक साइड रखना है, बाकियों को दूसरी साइड भेज देना है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े भाई।
अरे बताओ भाई, आगे बढ़े? बढ़ते 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 हैं। कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हो भाई? थ्री बेल्स टॉल एट थ्री बेल टॉल एट इंटरवल ऑफ 12 मिनट, 15 मिनट एंड 18 मिनट। ठीक है भाई, तीन बेल है, तीन घंटियां हैं। एक 12 मिनट के इंटरवल में बजता है, एक 15 मिनट के इंटरवल में बजता है और एक 18 मिनट के इंटरवल में बजता है। एक 12 मिनट के इंटरवल पे, एक 15 मिनट के इंटरवल पे और एक 18 मिनट के इंटरवल पे। क्या लिखा हुआ है? इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर वॉट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो इसके बाद वो अगला एक साथ कब बजेंगे? अगर अगर वो 12 मिनट पे, 12 मिनट के इंटरवल पे, 15 मिनट के इंटरवल पे और 18 मिनट के इंटरवल पे अगर बजते हैं और वो एक साथ बजना अगर स्टार्ट करते हैं, तो अगली बार कब बजेंगे? तो भाई अगली बार कब बजेंगे ना, अगली बार के लिए आपको यहाँ पे निकालना होता है एलसीएम। ध्यान से सुन लो, क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ, क्या निकालना होगा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 18 और 15। 12, 18 और 15 का एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 12 को फैक्टराइज करो ना भाई, 2 इंटू टू टू जा 4 इंटू 3। 18 को करो, कितना आएगा? 2 इंटू टू, 2 इंटू टू नहीं, 2 इंटू 9 आएगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 15 को करोगे तो कितना आएगा भाई? 3 इंटू 5। पहले तो देखो तीनों में क्या कॉमन है, तो भाई तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो तीनों में जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी दो के कॉमन निकालो। तो दो में जो कॉमन है वो 2 है। अच्छा, तीनों में है तो कॉमन ये 3, ये तो रहा ये 3, ये 3 कॉमन है। तो भाई एलसीएम निकालने में के लिए ना, एक आपका 2 कॉमन निकल गया, एक आपका 3 कॉमन निकल गया, बाकी जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 2 3 जा 36, 36 5 जा कितना होता है? 180। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे सो नेक्स्ट टाइम, जो जिनका बेसिक है भाई, जिनका मैथ्स बेसिक है वो बड़े ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा ये। ठीक है, लिख के ले लो, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सेट में पूछा जाएगा बेसिक वालों। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सेट में, तो लिख लो सो द नेक्स्ट टाइम, सो द नेक्स्ट टाइम, सो द नेक्स्ट टाइम द बेल्स विल रिंग टुगेदर, द बेल्स विल रिंग टुगेदर, द बेल्स विल रिंग टुगेदर। कब? आफ्टर कितने देर बाद करेगा? तो आफ्टर 180 मिनट, मतलब 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद जो बेल होंगे वो आपस में फिर से एक साथ बजेंगे। समझे? अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं और एक 12 मिनट के इंटरवल बजता है, जैसे मान लो एक बेल है, वो 12 मिनट के इंटरवल बजता है, हर 12 मिनट पे बजता है। एक दूसरा बेल है, वो हर 15 मिनट पे बजता है। और एक तीसरा बेल है जो हर 18 मिनट में बजता है। तो अगर तीनों को मैंने एक साथ बजा दिया, भाई तीनों को एक साथ बजा देंगे, तो उसके बाद कब बजेगा? तो उसके बाद ना बजने के 180 मिनट बाद, बजने के 180 मिनट बाद, मतलब लगभग 3 घंटे बाद वो फिर से आपस में एक साथ बजेंगे, उसके पहले वो नहीं बजेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। काफी आसान क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा आपको। जल्दी बताओ, ये समझ में आया? तो ये बेल के रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना, इसमें हम क्या निकालते हैं? इसमें हम निकालते हैं सर एलसीएम। क्या निकालते हैं इसमें? एलसीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर, अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करता है? 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। 392 गुलाब जामुन और 342 क्या करता है? वो रसगुल्ला प्रिपेयर करता है। ही पैक देम इनटू कंटेनर। मजा मन कर रहा है भाई खाने का गुलाब जामुन। गुलाब जामुन नहीं, रसोगुल्ला खाना है। क्या खाना है? रसगुल्ला, रसोगुल्ला, RASO डालो यहाँ पे, रसोगुल्ला हो गया है। तो भाई 396 गुलाब जामुन है और 342 रसगुल्ला है। ही पैक देम इनटू कंटेनर, वो इसको क्या करता है? कंटेनर में पैक कर देता है। इच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेज। जितने भी कंटेनर है ना, जितने भी कंटेनर है उसमें गुलाब जामुन भी डला हुआ है और उसमें रसगुल्ला भी डला हुआ है, लेकिन वो बराबर पीस में है। जैसे मान लो आप लंच करने गए किसी शादी वादी में, आपको एक ऐसे कंटेनर मिल गया आके, कंटेनर में मान लो 5 गुलाब जामुन है तो 5 रसगुल्ले हैं, मजे ही मजे हैं फिर। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई देखो,
जो भी कंटेनर है उसमें इक्वल नंबर में क्या रखे हुए हैं, इक्वल नंबर में गुलाब जामुन और रसगुल्ला रखा है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, तो जितने भी बॉक्स हैं सभी बॉक्स में कितने पीस वो रखेगा। आर लिस्ट, कम से कम। अब देखो 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 देखो, हाईएस्ट में क्या निकालते हैं, मैक्सिमम में निकालते हैं एचसीएफ, और लिस्ट पूछ दिया ना तो लिस्ट में निकालते हैं एलसीएम। लिस्ट में क्या निकालते हैं भाई, एलसीएम। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। पक्का मानते हो आप ये बात। अरे भाई अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में तो ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा ना। आपको क्या करना है, आपको तो डिवाइड करना है ना, आपको जब गुलाब जामुन को भी बांटना है और रसगुल्ले को भी बांटना है, कुछ इस तरीके से बांटना है कि दोनों में इक्वल नंबर में आए। यही मैं समझाना चाह रहा था कि लिस्ट देख के ना एलसीएम मत समझ लेना, लिस्ट आ गया तो एलसीएम निकाल देंगे। थोड़ा कॉमन सेंस नाम की चीज होती है ना, वो कॉमन सेंस आपको लगाना है, ठीक है। जानबूझ के मुझे ये बताना पड़ा है। तो भैया 396 गुलाब जामुन है और 342 रसगुल्ला है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा भाई, एचसीएफ। एचसीएफ निकालो ना, 396 को फैक्टराइज करो साइड में, और इधर फैक्टराइज करो 342 को। तो भैया 342 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 71। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 6 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, 19 से करोगे तो 1 आएगा। 396 को डिवाइड करोगे, अगर 2 से 396 को डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 2 से डिवाइड करोगे नहीं यार, 3 से कर लेना। 3 से कितना आएगा, 33 आएगा। 3 से कितना आएगा, 33 आएगा। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो भैया 396 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 396 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अच्छा 342 का करोगे तो कितना आएगा, 342 इज इक्वल टू कितना आएगा, 342 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू 19। अब जब इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ निकालना है ना। तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो भैया एचसीएफ कितना आ गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना हम। 2 बार 3 है ना, 2 बार 3 है भाई, 2 बार 3 है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया, एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 या 9 2 जा कितना होता है 18। तो आप लास्ट वाली जो लाइन होगी ना वो लिख देना, क्या लिखोगे, सो द नंबर ऑफ पीसेज, सो द number of pieces, so the number of pieces shopkeeper, so the number of pieces shopkeeper will put, shopkeeper will put in each box, in each, यहां से लिख लेना, यहां देखो ना मैं क्यों लिख रहा हूं, यहां देखो, यहां से लिख लेना, इन each box, in each box, so that the number of box is equal to 18, is equal to 18। और यही आपका आंसर है, इज इक्वल टू कितना लिख लोगे 18, और यही आपका आंसर है, इज इक्वल टू 18 लिखोगे, और यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर। बताओ समझ में आया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है सर, तो समझ में आया आपको कैसे होगा सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं समझ में आया या नहीं आया। तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन भाई, शॉपकीपर जो है 396 गुलाब जामुन है, 342 उसके पास रसगुल्ला है, ऐसे कितने बार उसको पैक करता है कंटेनर में, ईच कंटेनर ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला, गुलाब जामुन और रसगुल्ला लेकिन बराबर हिस्सों में होने चाहिए, तो कितने पीस वो किस में रखेगा। तो भैया वो 18 पीस गुलाब जामुन का रखेगा, 18 पीस रसगुल्ले का रखेगा, ताकि दोनों के जो पीसेज हो वो बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो,
क्या है क्वेश्चन ये देखो, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, इज टू क्या इज टू आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन, क्या बिहाइंड, इज टू मार्च बिहाइंड एन army band of 56 member in the parade. The two group are to march in the same number of column, same number of column है. What is the maximum number of column in which they can march? दो कॉलम में करने हैं. Two group are to be march in the same column. बोल रहे हैं 1000 मेंबर है टोटल. Behind an 1000 member is to be march behind an army band of 56 member in the parade. The two group are to march in the same number of same column. अगर दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अगर वो मार्च करते हैं तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा. ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा कितना. कुछ लगता है, कुछ सॉल्व लग रहा है हो जाएगा, कर लोगे आप लोग, जल्दी बताओ. अगर कर लोगे तो आगे बढ़ेंगे, बताओगे कि बता दो तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन. जल्दी बताओ, आप लोगों को लगता है आप लोग कर लोगे? मुझे तो लगता है कि भाई आप लोग कर सकते हो. आपको लगता है कर लोगे? मैक्सिमम देखो ना, मैक्सिमम से कुछ हिंट मिला, कुछ बताया था मैंने, क्या बताया था मैक्सिमम में? मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में हम एचसीएफ निकालते हैं. क्या निकालते हैं? एचसीएफ. नहीं समझे? देखो, दो कॉलम में लोगों को चलाना है, ये दो कॉलम है, इसमें लोगों को चलाना है, तो मैक्सिमम कितने कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करके कितने नंबर ऑफ कॉलम हम बना दे कि सब में इक्वल लोग आए, सब में कितने लोग आए, इक्वल लोग आए. अब लोग कितने हैं, 56 मेंबर तो बैंड के हैं और 1000 टोटल मिलिट्री के मेंबर है. तो भाई जब भी मैक्सिमम नंबर की बात करें ना, एक ट्रिक याद कर लो ना, ट्रिक क्या ऐसे ही याद कर लो कि मैक्सिमम नंबर की जब भी बात करें, मैक्सिमम नंबर का जब भी बात करें, तो अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर में भैया एचसीएफ निकालते हैं. मैक्सिमम नंबर में क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर में हम एचसीएफ निकालते हैं. तो इनका एचसीएफ निकाल दो, किसका, इनका एचसीएफ निकाल दो. किसका एचसीएफ निकालना है, इसका, किसका, 1000 और 56 का. तो भैया 1000 को अगर मैं सॉल्व करूं, 1000 को अगर सॉल्व करूं तो 1000 यहाँ लिखो ना, एचसीएफ ऑफ 1000, एचसीएफ ऑफ 1000 एंड 56. इसको डिवाइड कर दे क्या सीधा, ये डायरेक्ट डिवीजन मेथड से निकाले, 56 से 1000 को डिवाइड कर दे, कितना आएगा, 56 से करोगे तो 56 1 जा 56, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो 440 आएगा. 440 को फिर डिवाइड करोगे 56 से तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 6 6 6 6 फाइव 33, 7 7 7 6 या 42, 7 5 या 30 और 4, हाँ 7 से कर लो क्योंकि 8 जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 हाँ ज़्यादा हो जाएगा, 7 से कर लो, 7 6 का कितना होता है 42 और 4 गया, 7 5 या 35 और 4 39 आ गया, तो 10 में से 2 गया तो कितना आया 8, 13 में से 9 गया तो कितना आया 4 और 3 में से 3 खत्म हो गया. 48 से फिर 56 को डिवाइड करेंगे, 41 8 जा कितना हो जाएगा 48, तो ये आएगा 8 और 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48 आएगा. मतलब आपको कुछ समझ में आया, आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया, और ये हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करा है. किससे करा है भाई, ये किस मेथड से हमने सॉल्व करा है, ये हमने करा है डिवीजन मेथड से सॉल्व. तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ निकल के आ गया कितना, इसका एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 8. एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया इसका. इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, इसका एचसीएफ निकल के आ गया 8. एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 8. कुछ समझ में आया, तो मतलब आप लिख दोगे इसमें कि कंटिजेंट कितना हो जाएगा, तो कंटिजेंट हो जाएगा 8. तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 8 कॉलम. कितने लिखोगे, तो लिखोगे सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8. क्या लिखोगे, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8. बताओ जो सोच ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़े. तो मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे कॉलम के, मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे आपके 8.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एम, अबे 65 एम ये क्या था? ये एक मिनट, 65 एम प्लस था या माइनस था? 65 एम प्लस था या माइनस था? ये क्या था? ये 65 एम माइनस 117 था यार। ये तो मिस्टेक कैसे हो गया? ये 65 एम माइनस 117 था, इसको लिख लेना। तो बोल रहा है कि 65, क्या बोल रहा है? 65, 65 और 117, 65 और 117 के एचसीएफओ को हम एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं? 65 एम माइनस 117 के फॉर्म में। तो आपको एम की वैल्यू बतानी है। अच्छा छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे कि भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ कितना दे रखा है? उन्होंने दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 65 एम माइनस 117। तो मुझे एक बात बताओ, 65 और 117 का एलसीएम कितना आता है? वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? तो हम 65 और 117 का, 65 और 117, 65 और 117 इन दोनों का अगर हम निकालेंगे एचसीएफ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। भैया दोनों में जो कॉमन है ना वो 13 है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। तो आपके हिसाब से 13 है? तो यार 15 नहीं, 13, सॉरी सर, कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 एम माइनस 117। आप मुझे एक बात बताओ, 65 एम माइनस 117 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? एम का वैल्यू कितना आ गया ब्रो? 130 अपॉन में 65, 65 से 130 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे भाई एम का वैल्यू आ गया 2। एम का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब एम का वैल्यू 2 आ गया तो क्या करें? उसका अचार डालना है, एलसीएम भी तो निकालना है ना। तो एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम क्या है? एलसीएम 65 और 117 का एलसीएम बोल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या आएगा? दोनों में कॉमन जो है उसको लिख दो, बाकी जो नंबर बच गए 5 इंटू 3 इंटू 3, यही तो नंबर बच गए। तो बाकी जो नंबर बच गए उनको लिख दो। बाकी नंबर क्या बच गए? तो इनको मल्टीप्लाई करो ना। 13 कितना हो जाएगा? ये 65, 65 इंटू 9, 9 5 या 45, कैरी गया 4, और 9 6 या 54, और 4 कितना हो गया? 58। तो 585 इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो यहां से हमने एम का भी वैल्यू निकाल लिया, और क्या निकाल लिया हमने? एम का भी वैल्यू निकाल लिया, और यहां से हमने एलसीएम भी निकाल लिया। सर क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, 65 माइनस 117 था, तो एन की वैल्यू निकल गई, एम की वैल्यू निकल गई, और एम के वैल्यू के साथ साथ हमने यहाँ से एलसीएम भी निकाल लिया। एचसीएफ तो दिया ही हुआ था, कितना दिया हुआ था? 65 एम माइनस 117, लेकिन हमें हमारा कितना है? एचसीएफ 13। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। और ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था? ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। आज की क्लास का कौन सा नंबर क्वेश्चन था भाई? आज की क्लास का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है सर, आगे बढ़े? ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े, बताइए। अगर बताइएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट। बेटा देख, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, ये एम ओ एम की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने एचसीएफ में लेके आ रखा था भाई साहब। एलसीएम को दे के भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो ये गलती वलती मत कर देना इन सब चीजों में, एलसीएम भी दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर पे आते हैं। देखो देखो देखो, 13 नंबर में 3 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो, तो क्या दे रखा है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है ना, जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आए, वो 4 होता है, वो 4 होता है।
और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? 1 होता है भाई। 1 ना प्राइम नंबर 1 नहीं होता, ये गलती मत करना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, नेक्स्ट 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, फिर 7 होता है। कंपोजिट नंबर जो पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। गलती मत कर लेना, ठीक है? इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। तो बेटा अगर आराम से अगर इसको सॉल्व करोगे तो भैया कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 4 दोनों के टेबल में आ जाए? दोनों के टेबल में आ जाए नहीं, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 2। 2 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 और 4 का एचसीएफ कितना होता है? 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इसके पहले ना ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है पहली बार मैंने दे दिया है कहीं से लाके, क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ पावर वाले एचसीएफ। देखो निकालते हैं कैसे है। पावर वाले एचसीएफ में दोनों में कॉमन ढूंढो, दोनों में क्या कॉमन है? 3 का पावर 5 यहाँ भी है, 3 का पावर 5 यहाँ भी है, 3 का पावर 5 यहाँ भी है, 3 का पावर 5 यहाँ भी है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 का पावर 5। कितना हो जाएगा एचसीएफ? 3 का पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 36 और एचसीएफ 2 है। भाई एलसीएम जो है वो 36 है और एचसीएफ जो है वो 2 है, तो वो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती, एक्स की वैल्यू नहीं होती। अरे भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कोई चिढ़ नहीं है भाई इन सब बातों से, ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक्स वेक्स पे मत जाओ तुम। तो एक्स और 18 का एलसीएम कितना है? 836। भाई एक बात देखो, देखो देखो देखो। अच्छा कोई और तरीका नहीं इसको निकालने का? निकालने का है तो तरीका कि एक्स मल्टीप्लाई जैसा लग रहा ना, इसको ढंग से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई? लिखो इसको, एक्स इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। 18 टू जा 36, एक्स का वैल्यू कितना? 4। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं ये, और आप लोग क्या करते हो? आप छोड़ के आ जाते हो। ठीक है जी, ठीक है ब्रो, ठीक है बच्चों, समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे भाई, बढ़ते हैं। कोई दिक्कत उक्कत तो ना है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? यहाँ तक, यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं? आगे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू पी का पावर क्यू, पी का पावर क्यूब, क्यू का पावर 4, बी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, क्यू का क्यूब, क्यू का क्यूब, वाह, क्यू का क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। पी और क्यू प्राइम नंबर है। इफ एचसीएफ आर दिस और एलसीएम आर दिस। अबे एलसीएफ एलसीएम छोड़ो, नंबर लिखो पहले, नंबर लिखो। नंबर, नंबर क्या है? नंबर है ए इज इक्वल टू पी क्यू और क्यू का पावर 4। बी इज इक्वल टू कितना है भाई? पी स्क्वायर क्यू का पावर 3। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप बताओगे बस, आप जिससे पूछ रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना मैं किनसे पूछ रहा हूँ? बस आप बताओगे कि भैया इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ के लिए ना दोनों में कॉमन ढूंढ लो। यहाँ पे 2 पी कॉमन है, यहाँ पे 3 पी कॉमन है, तो बेटा 2 पी तो कम से कम कॉमन दोनों में होंगे ना भाई। नीचे वाले बी में 2 पी है और ऊपर वाले में 3 पी है। ए में 3 पी है, बी में 2 पी है, तो कम से कम 2 पी तो दोनों में कॉमन है। क्यू का केस देख लो भाई, क्यू में दूसरे वाले में मतलब बी का जो वैल्यू है उसमें क्यू कितना बार है? 3 बार। और ए की वैल्यू में क्यू कितनी बार है? 4 बार। तो कितने क्यू कॉमन है? तो क्यू 3 बार कॉमन है एचसीएफ में। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यूब, क्यू का क्यूब, पी स्क्वायर क्यूब का क्यूब। अब अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा जो दोनों में है कॉमन, उसको पहले लिख दो। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर लिख दिया। एक पी यहाँ पे बच गया तो एक पी लिख दिया। क्यू 3 बार दोनों में कॉमन है तो क्यू 3 बार लिख दिया, और एक क्यू बच गया तो एक क्यूब लिख दिया। तो ये आपका हो गया पी का क्यूब और क्यू का पावर 4। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? पी का क्यूब क्यू का पावर 4। बताओ समझ में आया? पहले दोनों का कॉमन को लिख दिया, बाकी जो बच गया उसको लिख दिया, बाकी जो बच गया उसको लिख दिया। तो अब एलसीएम उन्होंने कितना दे रखा था? उनके हिसाब से एचसीएफ कितना था? उनके हिसाब से एचसीएफ था पी का पावर एम और क्यू का पावर एन। उनके हिसाब से एलसीएम कितना था? उनके हिसाब से एलसीएम था पी का पावर आर और क्यू का पावर एस।
आप मुझे अगर कंपेयर करके बताओगे बेटा, अगर कंपेयर आप करोगे तो बेटा m की जगह पे 2 है, n की जगह पे 3 है, r की जगह पे 3 है और s की जगह पे 4 है बच्चा। तो m का वैल्यू आ गया 2, n का वैल्यू आ गया 3, r का वैल्यू आ गया 3 और s का वैल्यू आ गया 4। कहीं गलत हो रहा होगा तो कुछ बता देना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। अगर मैं m प्लस n देखूं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। r प्लस एस देखूं तो r प्लस एस 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 में 5 मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 35, तो 35 इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया? जल्दी बताओ, सब कुछ समझ में आया? 15 नंबर पे आते हैं। क्या लिख रखा है? सो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। देखो अब ये हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं 17 में 5 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका फैक्टर निकालेंगे। भाई देखो ना, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई अदर नंबर, विच इज डिविजिबल बाई अदर नंबर, ठीक है। अदर नंबर एक्सेप्ट वन, मतलब एक्सेप्ट वन का मतलब वन के अलावा, वन के अलावा, या अदर देन वन लिख लो, अदर नंबर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा वो बाकी और नंबर से डिवाइड होता है। इसका मतलब उसके मिनिमम दो फैक्टर तो होने ही चाहिए। मिनिमम अगर उसके दो फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दो या दो से ज्यादा फैक्टर, दो या दो से ज्यादा फैक्टर अगर हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भैया 11 जो है वो कॉमन है। तो 11 कॉमन है तो यहाँ पे 5 इंटू 17 बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया 3। समझ रहे हो आप? तो भैया 11 इंटू, इसको नहीं करोगे तभी भी आंसर आ गया, बट 17 5 या कितना होता है 85 प्लस 3, तो इसको कितना आ जाएगा 11 इंटू 85 में 3 करोगे तो 88। आप बताओ इन दोनों नंबर को जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 88 में 11 को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, जो कुछ भी आ जाए भाई मेरे, जो भी आ जाए, इसका मतलब ये है ना कि उस नंबर को 11 भी डिवाइड करेगा और उस नंबर को 88 भी डिवाइड करेगा। मतलब वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा, और इन दोनों से जब डिवाइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आप लिखोगे since this number have this this number has this number has this number has more than one factor, more than one factor, so it is it is composite number, so it is composite number। इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए क्या है? इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए भैया, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5, 6, 7। मतलब कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे जब हम 125 को डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। जब हम 162 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 6 बचता है, और जब हम 259 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई? रिमाइंडर बचता है 7। वैसे नंबर आपको ढूंढने हैं, तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, आप जो भी रिमाइंडर बच रहे हैं ना उनको हटा दो। मतलब आप कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जब वो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मतलब मान लो कि जैसे मैं 125 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 रिमाइंडर ना बचे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 125 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो आप रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए कि रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए आप माइनस कर लो। जैसे 125 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा, 162 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा, 259 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर पूछ रहा था, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा था जो इसको डिवाइड कर सके तीनों को, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? HCF। नहीं समझ में आया ना? समझाता हूं, ध्यान से देखो, गौर से देखो, तभी समझ में आएगा आपको। गौर से देखोगे तब समझ में आएगा। बेटा देखो, बोल रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है पॉजिटिव नंबर, जब हम इन तीनों को जो उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5, 6, 7 बचे। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 15, और मैं 15 को डिवाइड करता हूँ बेटा 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। मैं चाहता हूं कि वो 3 रिमाइंडर ना बचे, वो 3 रिमाइंडर ना बचे।
मैं डिवाइड करूं किसी नंबर को 4 से और रिमाइंडर 3 ना बचे, तो आप बताओ मुझे कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब 3 रिमाइंडर ना बचे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। मतलब जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर 3 नहीं बचेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको 120, 156 और 252 तीनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करोगे 60 आएगा बेटा, 2 से करोगे डिवाइड तो 30 आएगा, 2 से करोगे तो 15 आएगा बच्चा, और 3 से करोगे तो 5 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 78 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 39 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करोगे 63 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। एचसीएफ निकालना है तो बेटा एचसीएफ के लिए क्या करोगे, तीनों में कॉमन ढूंढोगे। वो कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, फटाफट बताओ तो। तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, क्या 2 तीनों में है, बिल्कुल 2 2 2 तीनों में 2 है, 2 लिख दिया। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 लिख दिया। अब कोई और नंबर कॉमन है, हाँ 3 3 3 यहां लिख दिया। क्या और कोई नंबर है कॉमन, नहीं। 5 तो दोनों में है ही नहीं, 2 और दोनों में है ही नहीं, तो 3 2 जा 6 2 जा कितना हो गया, 12। तो इसका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कितना हो गया भाई, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 12 हो जाएगा। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आपका 12 हो जाएगा। बात समझ में आया, बताओ जल्दी, बात समझ में आया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, रिमाइंडर बचने वाले क्वेश्चन है, तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढ लो कि रिमाइंडर बचे ही ना। तो भाई रिमाइंडर बचे ही ना, उसके लिए आप क्या कर लो, उसको माइनस कर लो। तो माइनस कर लो, आप देखो ना डिवाइड करके, 12 से डिवाइड करके देखो 125 को, 12 से डिवाइड करो 125 को, रिमाइंडर 5 बचेगा। 12 से डिवाइड करो 162 को, रिमाइंडर देखो 6 बचेगा। 12 से डिवाइड करो 259 को, रिमाइंडर देखो 7 बचेगा। मतलब हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इस क्वेश्चन को देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं भाई। 2 पॉजिटिव नंबर है, वेरीफाई करना है। एक बात बता, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों में सबसे, देखो दो, पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो एचसीएफ के लिए यहां पे लिखो, एचसीएफ इज इक्वल टू, आपको ऐसे लिखे, आप लिखो P इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख सकते हो, है ना। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी। कम से कम दो बी ऐसे हैं जो दोनों में है, इसमें भी दो बी है और इसमें भी दो ए है, सॉरी बी बोल रहा हूँ, ए है। तो मतलब ए का स्क्वायर तो दोनों में है, तो दोनों को कॉमन निकाल लिया। इसके अलावा और कोई दोनों में कॉमन है, हाँ बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी कॉमन आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, ए स्क्वायर बी। अब जरा एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा जो कॉमन निकल गया उसको लिख दो, मतलब ए स्क्वायर बी को लिख दो। इसके अलावा और क्या बच गया, दो बार बी बच गया तो उसको लिख दो, मतलब बी स्क्वायर लिख दो, और एक बार ए बच गया उसको लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब। तो एलसीएम कितना आ गया, ए क्यूब बी क्यूब, और एचसीएफ कितना आ गया, ए स्क्वायर बी। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। यही तो प्रूफ करना है ना, कि पी क्यू बराबर होगा। अब भाई एचसीएफ कितना आया है, ए स्क्वायर बी। एलसीएम कितना आया है, ए क्यू बी क्यू। पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी क्यूब। क्यू का वैल्यू कितना है, ए क्यू बी। मल्टीप्लाई करो जरा ध्यान से, तो ए यहाँ दो बार है, ए तीन बार है, ए पांच बार हो जाएगा। बी एक बार है, बी तीन बार है, बी चार बार हो जाएगा। ए दो बार है, एक ए तीन बार है, ए पांच बार हो जाएगा। बी तीन बार है, बी एक बार है, तो बी चार बार हो जाएगा। देखो तो दोनों बराबर आ गए। मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलसीएम, अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, आप लोगों के लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वालों थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम इट्स एचसीएफ। किसी नंबर का जो एलसीएम है ना, उसके एचसीएफ का 14 टाइम है, एचसीएफ का 14 टाइम, एलसीएम एचसीएफ का 14 टाइम है। समझ रहे हो आप, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम है। तो मेरे भाई एचसीएफ को एक्स अगर मान ले, चलो एक्स नहीं, इस बार वाई मान लेते हैं। लेट द HCF, लेट द HCF इज इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, y। तो भाई अगर HCF अगर y है तो LCM 14y होगा। मानते हो आप ये बात, कि अगर HCF अगर y है तो LCM 14y होगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ द LCM एंड HCF इज 600। सम ऑफ द LCM एंड HCF, मतलब LCM
प्लस HCF, LCM प्लस HCF कितना दे रखा है भाई 600। एलसीएम कितना आया हमारा y, एचसीएफ कितना आया हमारा 14y, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 600, ये कितना हो जाएगा 15y, 15y का वैल्यू कितना है 600, तो मेरे भाई y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 40, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, y का वैल्यू 40 आ गया, तो एचसीएफ अगर 40 है तो एलसीएम कितना होगा 40 4 जा 56, तो 560 होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो एच सी एफ हमने लेट कर लिया 4y, तो एलसीएम 14y होगा, क्योंकि एचसीएफ जो है वो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम है। दे रखा है कि सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ 600, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पे 600 आ रहा है, तो y प्लस 14y को जोड़ने पे 600 आएगा, तो 15y इक्वल टू 600 आएगा, तो y इक्वल टू 40 आ गया। y इक्वल टू अगर 40 आ गया, इसका मतलब बेटा एचसीएफ हमारा 40 आ गया, तो एलसीएम कितना आएगा 14 इंटू 40, 14 इंटू 40 कितना होता है 560, कितना होता है बच्चा 560 होता है। अदर नंबर निकालना है ना, क्या दे रखा है इफ वन नंबर इज 280, आप अदर नंबर का जानते हो फॉर्मूला, सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता कितना है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर, अपॉन में फर्स्ट नंबर। भाई एचसीएफ कितना आया है 40, एलसीएम कितना आया है 560, और फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 280, कितना दे रखा है 280, 282 जा बेटा 560 होता है, तो 42 जा कितना हो गया 80, तो मेरे भाई सेकंड नंबर कितना आ गया आपका 80 आ गया, अदर नंबर कितना आ गया 80 आ गया, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सॉल्यूशन कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, और ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क रख लो, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इसका एचसीएफ निकालना है, तीनों का अलग अलग निकालना, 368 180 और 420 तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करना, जो तीनों में कॉमन आएंगे वो एचसीएफ होंगे, जो तीनों में कॉमन आएंगे वो एचसीएफ होंगे, ठीक है। आपको बताना है कि इज एचसीएफ एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर। नहीं बेटा, ये जो रूल होता है ना वो टू नंबर में अप्लाई होता है, मतलब अगर ए और बी अगर दो नंबर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल आएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर थ्री नंबर है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी है, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, उस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो होमवर्क क्वेश्चन था, ये होमवर्क आप कर लेना, काफी सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ये होमवर्क क्वेश्चन आपको कर लेना, आपको बता दिया तरीका कैसे करना है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको करवाया ना, इसी बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ करने वाले आ सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम का या तो 1 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एचसीएफ एलसीएम के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड। एक तो बेटा रूट को प्रूफ करने वाला, मतलब रूट टू इज इरेशनल, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है रूट टू आ जाए, रूट से वन भी आ सकता है। एक तो प्लस वाला आएगा, जैसे 8 प्लस 9 रूट अंडर 5 लिख दिया, इज इरेशनल, ये प्रूफ करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या बीच में माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला, जो आपने बेल वाले क्वेश्चन देखे हैं या वो मिलिट्री वाले क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जो आपने देखा था ना 65m -1117 वाला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना, आप उनको छोड़ देना, उन्होंने बोल रखा है ना एचसीएफ, आप भी एचसीएफ निकाल लेना, मतलब आपके हिसाब से जो एचसीएफ आएगा ना, वही एचसीएफ उनके हिसाब से भी आना चाहिए। तो पहले अपने हिसाब से एचसीएफ निकालना, दोनों को बराबर पुट कर देना, अगर वो एलसीएम देंगे तो एलसीएम निकाल के बराबर पुट कर देना, ठीक है। और कुछ करना है नहीं। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपका रियल नंबर भी आज क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, वो जीरो प्रूफ करने वाला, कि 6 का पावर n नेवर एंड विथ जीरो, नेवर एंड विथ जीरोस, ठीक है। वो एक क्वेश्चन रह गया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाया, बट ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता आएगा, अगर आएगा भी तो देखो नीचे वाला जो नंबर है ना 6, उसका फैक्टर एन की वैल्यू पुट करके देख लेना, इसका एन की वैल्यू पुट कर लेना, एक बार 1 पुट कर लेना, एक बार 2 पुट कर लेना, एक बार 3 पुट कर लेना, और एक बार 4 पुट कर लेना। आप देखना क्या चारों केस में कहीं जीरो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये एंड जीरो से नहीं होगा, बस उसमें ना स्टेटमेंट लिखना होता है, जो स्टेटमेंट मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पिन करके लगा दूंगा, यहाँ पे अभी टाइम उतना है नहीं, ठीक है। तो कल आपको, आप जब क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको दिख जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करके लगा दूंगा, वहां से आप इस आंसर को देख लेना, ठीक है। ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख के डाल दूंगा वहां पे। ओके, क्लियर है सब कुछ, चलो फिर बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मजे कर रहे होगा, मजे मजे में पढ़ाई करो, काफी कम दिन बचे हैं, आज से कितने दिन बच गए, 4
5 दिन बचे ना, आज से 5 दिन बच गए आपके पास, आज का अगर हटा दें, तो 5 दिन आपके पास और हैं, बस 5 दिन मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी फिर बल्ले-बल्ले ही है। मज़े ही मज़े हैं फिर, है ना? पूरा छुट्टी मिलेगा, वैकेशन मनाते रहो फिर उसके बाद में, है ना? मौज-मस्ती करते रहो। चलो, फिर अच्छे से सोलो अच्छे से पेपर कर लो और एक बात बेटा और बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है चैप्टर में, तो आप मेरे से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बता दो। मैं आपको चाहे इसमें वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे पूछ लो, मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन को समझा दूँ या वहीं पे अगर जो क्वेश्चन हो सकते हैं, वही कमेंट में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? उसके अलावा और भी जितने भी चैप्टर मैंने कवर करवा रखे हैं, ये टॉप 15 क्वेश्चन बेटा मैं फिर से बोल के जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने आप खुद पढ़ लो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा लो, वो तो बात अलग है, बट दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पेपर में इसमें से क्वेश्चन आएँगे, अगर आप हर एक चैप्टर के अगर ये 15 टॉप 15 क्वेश्चन कर लेते हो, इसका मतलब आप समझ के चलो कि आपका पेपर की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। आपको एक्स्ट्रा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मान के चलना, ठीक है? चलो। उम्मीद करते हैं बेटा सब कुछ सॉल्यूशन समझ में आ गया, अगर सब कुछ समझ में आया तो एक कमेंट करके जाना। आप लोग कमेंट करते नहीं हो ना लाइक करते हो। पहले वीडियो को लाइक कर देना, फिर कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। वहाँ से आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हो और उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय। ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें। बाय बाय।